नेक्स्ट टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डबल स्टार लगा लो इसके ऊपर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि करंट या वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। एक तो ये करंट और वोल्टेज को मेजर कर सकता है और दूसरा करंट की डायरेक्शन भी बता सकता है। कैसे? देखो इसका जो स्केल है उस स्केल के अंदर जीरो बीच में होता है, ऐसे जीरो बीच में लिखा होता है और दोनों साइड में रीडिंग्स लिखी होती है 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे दोनों साइड में क्या होगा, रीडिंग लिखी होगी। ये इसका पॉइंटर है, जो पॉइंटर होगा ना जो मूवमेंट करेगा जिससे आपको रीडिंग देखने में हेल्प मिलेगी। तो ये जो पॉइंटर है ये दोनों साइड में यहाँ पे मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, अब अगर किसी सर्किट में आपने इस गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया और उसमें किसी एक डायरेक्शन में करंट है सर्किट के अंदर, तो पॉइंटर किसी एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। अगर उस सर्किट में करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है तो फिर डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन पहले से रिवर्स हो जाएगी। अगर पहले इधर लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन आ रहा था पॉइंटर में, तो अब राइट साइड में डिफ्लेक्शन आएगा। तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन देख के आपको यह पता चल जाएगा कि करंट की डायरेक्शन पहले वाली है या फिर रिवर्स हो गई। तो ये करंट की डायरेक्शन भी आपको बताएगा डिवाइस, और साथ में करंट का या वोल्टेज का मैग्नीट्यूड भी बताएगा कि कितना करंट या वोल्टेज सर्किट में मिल रहा है आपको। ठीक है, ये जो डिवाइस है इसको करंट या वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है या फिर करंट की डायरेक्शन पता करने के लिए यूज किया जाता है। मेनली इसका ये यूज होता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है वो प्रिंसिपल देखो, ये आपको याद रखना है। जब हम किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, मतलब कोई ऐसी कॉइल जिसमें करंट फ्लो हो रहा होगा और उसको आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा, और उस टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता ही है, टो इक्वल्स टू NIAB sin थीटा। ठीक है, तो यही इस कॉइल का, इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल है। जब भी आप किसी करंट कैरिंग कॉइल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है, और इसी प्रिंसिपल पे यानी कि इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये जो डिवाइस है इसको डिजाइन किया हुआ है। मतलब इसका प्रिंसिपल क्या बताओगे, टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड, ये इसका प्रिंसिपल है। एक तरह से लिख भी देते हैं इसको, टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये तो इसका प्रिंसिपल हो गया। अब देखते हैं कि इसमें होती क्या क्या चीजें हैं। तो जैसे कि हमने बोला कि एक करंट कैरिंग कॉइल है, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है, उस प्रिंसिपल पे ये काम करेगा। इसका मतलब इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। तो उस मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए हम यहाँ पे दो मैग्नेट्स यूज करते हैं, और इन मैग्नेट्स को बोला जाता है सर्कुलर मैग्नेट्स। कौन से मैग्नेट बोला जाता है? सर्कुलर मैग्नेट्स। ये देखो दो मैग्नेट्स मैं यहां पे दिखा रहा हूं, ये पहली मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये दूसरी मैग्नेट का साउथ पोल है। दो अलग अलग मैग्नेट्स हैं। ये देखो दोनों ऐसे कर्व्ड हैं, और अगर आप टॉप से इनको देख रहे हो तो ये दोनों मैग्नेट्स कुछ इस टाइप के से आपको दिखेंगी। ये पहली मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल है ये, और ये है सेकंड मैग्नेट जिसका ये साउथ पोल है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनके बीच में देखो एक सर्कल जैसा बन रहा है ना, इस तरीके से कर्व्ड होती है, तो इनको बोलते हैं सर्कुलर मैग्नेट्स। क्या बोलते हैं इनको? सर्कुलर मैग्नेट्स बोलते हैं, क्योंकि ऐसा एक सर्कल जैसा बनेगा। और इनका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी स्पेशल होता है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होता है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो नॉर्थ पोल की साउथ पोल की तरफ तो होगा, लेकिन ये जो सर्कल जैसा बन रहा है बीच में, इसकी रेडियस के अलोंग होगा, इसलिए उसको बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे मैं उसको ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे, ये है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। इस डायग्राम में अगर मैं आपको बताऊं तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ये जो सर्कल है इसकी रेडियस के अलोंग इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाई जाएगी। इस तरीके का ये मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्या बोलेंगे इसको? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अब ऐसा मैग्नेटिक फील्ड यूज करने का रीजन क्या है? देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, आप बीच में देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन काफी ज्यादा पास पास है, और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा पास होती है वहां पे वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि अगर आप ये सर्कुलर मैग्नेट्स यूज करते हो तो बीच में इन दोनों मैग्नेट्स के बीच में जहां पे हम कॉइल को रखने वाले हैं उसको मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, और मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मिलने की वजह से क्या होगा, जो उस पर टॉर्क लगेगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, अगर बी की वैल्यू ज्यादा होगी तो टॉर्क ज्यादा लगेगा और इजीली कॉइल मूव कर पाएगी, जिसे हम इजीली रीडिंग नोट कर पाएंगे। ठीक है,
छोटे से छोटा भी करंट होगा ना, उसको हम सेंस कर पाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने के लिए ऐसे सर्कुलर मैग्नेट यूज करेंगे जो एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, और ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बीच में यहाँ पे ज्यादा होगा। एक तो ये रीजन है इसका, ठीक है। और दूसरा रीजन मैं आपको आगे बताता हूं, पहले बाकी का डायग्राम बना देते हैं एक बार। दूसरी चीज इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर हम एक मेटल का सिलेंडर यूज करते हैं और उसको कोर बोलते हैं। वो मोस्टली बना होता है सॉफ्ट आयरन का। ये जो सिलेंड्रिकल मैं कोर यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, ये किसकी बनी होती है, ये बनी होती है सॉफ्ट आयरन की। मतलब सॉफ्ट आयरन का एक पीस होगा, सॉफ्ट आयरन का इस तरीके से एक सिलेंड्रिकल पीस होता है, और इसके ऊपर हम कॉइल को लपेटते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कोर। और कोर के ऊपर किसको लपेटा जाएगा, कॉइल को। तो एक वायर लिया, उसको इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप में इस कोर के ऊपर लपेट दिया हमने, चारों तरफ इस तरीके से इसको लपेटा हुआ है। फिर इसकी जो दोनों टर्मिनल्स हैं इनको अलग कर लेंगे, इनको सर्किट में कनेक्ट किया जाएगा ताकि आप रीडिंग्स वगैरह नोट कर पाओ। जैसे इसमें दिखा रखा है ना, ये टर्मिनल है, तो इनको आप सर्किट में कनेक्ट करते हो। तो ये दोनों टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल 1 और 2, ये वाले, इनको आप सर्किट में कनेक्ट करोगे, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक स्प्रिंग लगी होती है, और उस स्प्रिंग से इसको लटकाया हुआ होता है। जैसे यहाँ पे एक स्प्रिंग से इसको लटका देते हैं, और साथ में ये जो सिलेंड्रिकल पीस है इसके ऊपर एक पॉइंटर लगा होता है। पॉइंटर मतलब प्लास्टिक की एक पतली सी स्टिक होती है, उसको हम चिपका देते हैं। और साथ में क्या होगा, एक स्केल होगा इस तरीके से, जिसके ऊपर रीडिंग्स लिखी होती हैं 0 1 2 3, इस तरीके से दोनों साइड में इस स्केल के ऊपर रीडिंग्स लिखी हुई है। और जो पॉइंटर है वो इस सिलेंडर के ऊपर चिपका होता है, और जैसे ये कॉइल मूव करेगी तो वो पॉइंटर भी मूवमेंट करेगा, और यहाँ पे जो स्केल है उसके ऊपर रीडिंग्स आएंगी। तो ये हो गया अपना पॉइंटर, ये 0 पे रहेगा वैसे नॉर्मल कंडीशन में। जैसे इसको सर्किट में कनेक्ट करोगे तो इसमें डिफ्लेक्शन आएगा। तो ये अपना पॉइंटर हो गया, ठीक है। ये जो स्केल है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। वैसे आपको बता दूं कि भी सिलेंड्रिकल जो कोर है वो इस तरीके से लटकी हुई है, और पॉइंटर उसके ऊपर ऐसे चिपका, और ये जो स्केल है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। तो जैसे ये कॉइल मूव करेगी तो ये पॉइंटर भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में इधर उधर मूव करेगा, और स्केल के ऊपर कुछ रीडिंग्स को शो करेगा। तो इस तरीके से ये डायग्राम है। डायग्राम समझ में आया क्या, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें लगी हुई हैं, दो तो मैग्नेट्स हैं, सर्कुलर मैग्नेट। इनका यूज ये होता है कि बीच में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर पाए, ठीक है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करती है, और ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बीच में जहां पे हम कॉइल को रख रहे हैं वहां पे ये सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। और अभी आपको बता रहा था कि ये जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है इसको यूज करने का दूसरा रीजन क्या है। तो दूसरा रीजन ये है कि यहाँ पे जो टॉर्क है उस फॉर्मूले को देखो। टॉर्क का फॉर्मूला है NIAB sin थीटा। मतलब जब इस कॉइल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, और अगर आपने इस कॉइल को सर्किट में कनेक्ट किया हुआ है, तो इसमें एक करंट फ्लो होगा, और उस करंट की वजह से जो टॉर्क इसके ऊपर लगेगा उसका फॉर्मूला है NIAB sin थीटा। यहाँ पे ये जो टॉर्क है ये मैक्सिमम रखना होता है अपन को, क्यों, ताकि कॉइल इजीली मूव कर पाए। जितना इजीली ये मूव कर पाएगी उतना इजीली हम छोटे से छोटे करंट को भी मेजर कर पाएंगे। इसलिए हमको जो इस पे टॉर्क लगेगा कॉइल के ऊपर उसको मैक्सिमम रखना है। तो टॉर्क को मैक्सिमम करने का एक तरीका तो ये है कि इसको मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करवाओ, तो वो तो यहाँ पे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड से इसको मिलेगा ही। दूसरा आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे ये जो साइन थीटा है इसमें थीटा को 90 डिग्री कर दो। थीटा किसके बीच का एंगल है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है इस फॉर्मूले के अंदर। तो कॉइल का जो एरिया वेक्टर है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उनके बीच का एंगल अगर आपने 90 डिग्री सेट कर दिया है यहाँ पे, तो उससे टॉर्क मैक्सिमम लगेगा, है ना। ये थीटा हमेशा 90 डिग्री रहना चाहिए। अब इसके लिए हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये थीटा को 90 डिग्री कैसे बनाएगा उसको समझो। अब जैसे मान लो कि मैं इस डायग्राम को टॉप से देख रहा हूँ, ऊपर से देख रहा हूँ, तो ऊपर से देखेंगे तो दोनों मैग्नेट्स आपको दिखाई देंगी, ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड दिखेगा, और बीच में ये जो आपने कोर रखी हुई है इसका ये ऊपर वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा। ये जो सर्कुलर पोर्शन है ना ये आपको दिखेगा। तो ये सर्कुलर पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है कोर का, है ना। और इस कोर के ऊपर ये जो सॉफ्ट आयरन की कोर है इसके ऊपर हमने कॉइल को लपेटा हुआ है। तो कॉइल का भी आपको पूरा पोर्शन नहीं दिखेगा, सिर्फ ये ऊपर वाला पोर्शन दिख रहा होगा। इसको मैं ड्रॉ कर देता हूं। तो ऐसा कुछ डायग्राम आपको दिखाई देगा, ये कॉइल दिखेगी। ये तो इसका साइड व्यू है, ये कौन सा व्यू है, टॉप व्यू। जब आप इस डायग्राम को टॉप से देखोगे तो आपको एक सिलेंड्रिकल कोर का ये जो सर्कुलर पोर्शन है ये दिखाई देगा, साथ में इसके ऊपर जो कॉइल लपेटी हुई है उसका ये वाला पोर्शन दिख रहा होगा, टॉप वाला। डायग्राम समझ में आया क्या, ठीक है। अच्छा जी, अब हमको ये पता है कि कोई भी कॉइल हो उसका जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा उसके प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा।
जैसे ये कोई कॉइल है सपोज करो, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ऐसा ही होगा। अगर मैं टॉप से देखूंगा तो मुझे ये जो एज दिखाई देगी कॉइल की, रेक्टेंगुलर कॉइल है सपोज करो ऐसे, तो ये वाली जो एज दिखेगी इसके परपेंडिकुलर ये एरिया वेक्टर दिखाई देगा ऊपर से देखने पे। तो वो कौन सा डायग्राम है, टॉप व्यू, मतलब ऊपर से देख रहे हो तो आपको एरिया वेक्टर किधर दिखेगा, ये वाली जो एज आपको दिख रही है ना कॉइल की, जो उसमें दिखा रखी है, उसके परपेंडिकुलर दिखेगा। तो यहां पे जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या है, इस कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, जिस प्लेन में ये कॉइल रखी हुई है, उस प्लेन में जो मैग्नेटिक फील्ड है एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर है यहाँ पे। तो थीटा कितना हो गया यहाँ पे, थीटा मतलब एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया 90 डिग्री। कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ये बात समझ में आई क्या। अगर कॉइल घूम भी जाती है यहाँ पे, और ये मान लो ये वाला जो पोर्शन है ये यहाँ के बजाय ऐसा हॉरिजॉन्टल हो जाता है, कॉइल घूम जाती है, मान लो ऐसे थोड़ी सी घुमा दी इसको, तो ये वाला जो पोर्शन है ये हॉरिजॉन्टल हो गया मान लो, तो इसका जो एरिया वेक्टर वो नीचे की तरफ आ जाएगा एकदम। तो ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है तब भी ये एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होगा। और अगर कॉइल और घूम जाती है, ऐसे घूम जाती है कॉइल, ये वाली जो कॉइल है ये इस तरीके से मान लो अरेंज हो गई, तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो इधर आ जाएगा, तब ये इस वाले मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आ जाएगी। मतलब एनी टाइम ये जो एरिया वेक्टर है ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही रहेगा इसमें। अगर आप नॉर्मल जो बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वो यूज करते हैं तो थीटा हमेशा 90 डिग्री नहीं होता, यहाँ पे थीटा हमेशा 90 डिग्री रहेगा। चाहे कोई भी पोजीशन में इसको घुमा दो, ये हर एक पोजीशन में जब भी सेट होगी तो इसका एरिया वेक्टर और उस जिस जगह पे ये रखी होगी उस प्लेन में जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर आएंगे। तो आपको ये पता चल गया कि थीटा यहाँ पे कितना होगा, 90 डिग्री होगा। चलो ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये पूछते हैं एग्जाम में कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज करने का हमको क्या बेनिफिट है। तो बेनिफिट यहाँ पे दो हैं, एक तो बीच में जहां पे कॉइल रखी जा रही है वहां पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मिल पाएगा, और दूसरा यूज क्या है कि थीटा हमेशा 90 डिग्री रहेगा। थीटा मतलब एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, ये हमेशा 90 डिग्री रहेगा। ठीक है, अब इसकी वर्किंग देखते हैं कि ये काम कैसे करेगा डिवाइस। देखो जैसे आप इस डिवाइस को यानी कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को आप सर्किट में कनेक्ट करोगे तो सर्किट से एक करंट इस कॉइल के अंदर फ्लो होगा, और उस करंट की वजह से इस कॉइल के ऊपर एक टॉर्क लगेगा, क्योंकि जब भी आप किसी कॉइल में करंट फ्लो करते हो और उसको आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है। ये उस टॉर्क का फॉर्मूला है। यहाँ पे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज करने से थीटा क्या रहेगा, 90 डिग्री। तो जो टॉर्क इस कॉइल के ऊपर लग रहा होगा वो होगा टो इक्वल्स टू एन आई ए बी, और साइन 90 क्या बन जाएगा, 1। ठीक है, तो ये टॉर्क इस कॉइल के ऊपर लगेगा जो इसको रोटेट करेगा, और जैसे ही कॉइल रोटेट होगी तो देखो इसको एक स्प्रिंग से लटका रखा है हमने, तो इस स्प्रिंग में क्या आएगा, ट्विस्ट आएगा। जैसे ये कॉइल रोटेट होगी स्प्रिंग में क्या आएगा, ट्विस्ट, और स्प्रिंग वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन में आने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। ये जैसे आप इस कॉइल को आप सर्किट में कनेक्ट करोगे तो इसके अंदर करंट फ्लो होगा, और करंट की वजह से क्या होगा, इस कोर के ऊपर या इस कॉइल के ऊपर एक टॉर्क लगेगा। भी कॉइल कोर के ऊपर लिपटी हुई है, यहाँ पे सॉफ्ट आयरन की जो कोर है उसके ऊपर, तो जैसे ही इसमें करंट फ्लो किया जाएगा इसके ऊपर टॉर्क लगेगा, और टॉर्क इस कॉइल को घुमाएगा, और इसके घूमने से क्या होगा, जो स्प्रिंग है अपोजिट डायरेक्शन में इसको वापस से अपने इनिशियल पोजीशन में लाने के लिए एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, उसको बोलते हैं स्प्रिंग टॉर्क। वो जो स्प्रिंग टॉर्क है उसका फॉर्मूला होता है टो इक्वल टू के इनटू फाई। ये जो के है इसको बोलते हैं टॉर्जनल कांस्टेंट। यहाँ पे ये जो के लिया जा रहा है वो है टॉर्जनल कांस्टेंट, और फाई का मतलब है एंगल जिससे कॉइल घूम गई है। ये पॉइंटर शुरुआत में कहाँ होगा, 0 पे होगा, लेकिन जैसे आप इसको सर्किट में कनेक्ट कर रहे हो इस कॉइल को, तो कॉइल घूमेगी जिससे पॉइंटर मूव करके आगे चला जाएगा। तो जिस एंगल से ये घुमा होगा वो एंगल है फाई। ठीक है ना, तो ये एंगल फाई है यहाँ पे जिससे कॉइल रोटेट हो रही है, और या स्प्रिंग को जिस एंगल से ट्विस्ट किया जा रहा है, और के क्या है यहाँ पे, टॉर्जनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, टॉर्जनल कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, जो टाइट स्प्रिंग होती है उनके लिए टॉर्जनल कांस्टेंट ज्यादा होता है, और जो लूज स्प्रिंग होती है उनके लिए टॉर्जनल कांस्टेंट कम होता है। तो जितनी टाइट स्प्रिंग होगी उसका टॉर्जनल कांस्टेंट उतना ही ज्यादा होगा, और जितनी लूज स्प्रिंग होगी उसका टॉर्जनल कांस्टेंट उतना ही कम रहेगा। ठीक है, तो हुआ ये कि यहाँ पे जैसे आपने इसको सर्किट में कनेक्ट किया,
इन दोनों टर्मिनल्स को, तो सर्किट में करंट फ्लो हुआ जिससे एक टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, टॉर्क ने कॉइल को घुमाया जिससे स्प्रिंग के अंदर एक टॉर्क प्रोड्यूस हुआ जो वापस से उसको इनिशियल पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। मतलब ये वाला जो टॉर्क है जो कॉइल प्रोड्यूस कर रही है इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये स्प्रिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। जैसे जैसे कॉइल घूमती जाएगी ये एंगल बढ़ता जाएगा, क्योंकि टॉर्क लग रहा है तो ये कॉइल घूमेगी, एंगल बढ़ेगा तो जो स्प्रिंग टॉर्क है वो भी इंक्रीज होगा। एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जहां पे दोनों टॉर्क आपस में बैलेंस हो जाएंगे, तो वहां पे पॉइंटर रुक जाएगा और एक रीडिंग शो करेगा, वो रीडिंग हम नोट कर लेंगे। अब जहां पे ये दोनों टॉर्क बराबर होंगे वहां पे पॉइंटर रुकेगा, मतलब दोनों टॉर्क आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी कि के फाई किसके बराबर आ जाएगा, एन आई ए बी के बराबर आ जाएगा। तो यहां से हम फाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एन आई ए इंटू बी डिवाइडेड बाई के। आया समझ में। और यहां से एक चीज नोटिस करो कि जो फाई की वैल्यू है वो आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है। इसका मतलब जितना ज्यादा करंट होगा सर्किट के अंदर उतना ही ज्यादा पॉइंटर में डिफ्लेक्शन आएगा, उतना ही ज्यादा कॉइल डिफ्लेक्ट होगी, यानी कि पॉइंटर उतना ही आगे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो डिफ्लेक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के। तो डिफ्लेक्शन की आपको डिफ्लेक्शन देख के ये पता लगा लेना है कि भी करंट ज्यादा है या कम है। अगर डिफ्लेक्शन ज्यादा आ रहा है तो करंट ज्यादा है सर्किट में, डिफ्लेक्शन कम आ रहा है तो करंट कम है। ठीक है, फिर ये जो गैल्वेनोमीटर आपने बनाया है ये कितना सेंसिटिव है, मतलब करंट या वोल्टेज की छोटी से छोटी वैल्यू को मेजर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इसको बताने के लिए दो टर्म हम डिफाइन करेंगे जिनको बोला जाता है करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी और दूसरी टर्म क्या है, वोल्टेज सेंसिटिविटी। देखो सेंसिटिविटी का मतलब है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिस चीज को मेजर करने के लिए उसको आपने डिजाइन किया हुआ है वो उस चीज की छोटे से छोटी वैल्यू को अगर मेजर कर पा रहा है तो उसका मतलब वो ज्यादा सेंसिटिव है। और अगर वो सिर्फ बड़ी बड़ी वैल्यूज मेजर कर रहा है, छोटी छोटी वैल्यूज को मेजर ही नहीं कर पा रहा, इसका मतलब उसकी सेंसिटिविटी कम है। तो यहाँ पे ये जो गैल्वेनोमीटर है इसकी सेंसिटिविटी चेक करने का तरीका है, जैसे करंट सेंसिटिविटी चेक करनी है तो इसका फॉर्मूला होगा फाई अपॉन आई। मतलब ये चेक करो कि कितना उसमें डिफ्लेक्शन आया कॉइल में और कितना करंट उसमें फ्लो किया गया है, उन दोनों को डिवाइड कर दो आपस में, तो ये जो रेशियो होगा इसी को हम क्या बोलेंगे, करंट सेंसिटिविटी बोलेंगे। इसको वैसे बोला जाता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, क्योंकि डिफ्लेक्शन को आपने करंट इन द कॉइल से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया अपने पास में डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, मतलब यूनिट करंट से यानी कि 1 एम्पियर करंट से कॉइल में कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, करंट सेंसिटिविटी बोल रहे हैं। इसका फॉर्मूला यहां से देख के बताओ क्या आएगा, जैसे आई को फाई के नीचे लिख दो तो ये फाई अपॉन आई क्या बन जाएगा, एन ए बी डिवाइडेड बाई के। क्या बन गया फॉर्मूला, एन ए बी डिवाइडेड बाई के। तो ये है करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला। अगर आपको पूछे भी किस तरीके से आप करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज कर सकते हो गैल्वेनोमीटर की, तो देखो ये तीनों चीजें तो इंक्रीज कर दो, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, एरिया ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड जिसमें उसको रखा जा रहा है, ये तो तीनों इंक्रीज करो। और K यानी कि टॉर्जनल कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, ये आप कम से कम रखो, मतलब लूज स्प्रिंग यूज करो। अगर आप लूज स्प्रिंग यूज करोगे तो इजीली कॉइल मूव कर पाएगी, अगर आप टाइट स्प्रिंग यूज कर लोगे तो कॉइल को वो मूव ही नहीं करने देगी। इसका मतलब आपको स्प्रिंग कैसी यूज करनी है, लूज स्प्रिंग यूज करनी है जिसका टॉर्जनल कांस्टेंट कम हो। फिर है वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो इसका फॉर्मूला होता है डिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाई वोल्टेज, जो आपने उसके अक्रॉस लगा रखा होगा। जैसे किसी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है आपको बाय यूजिंग ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उससे कॉइल में कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, उस डिफ्लेक्शन को उस वोल्टेज से डिवाइड कर दो तो वो आएगा अपने पास में वोल्टेज सेंसिटिविटी। इसको वैसे पढ़ा जाएगा डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्ट, मतलब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है कॉइल में, उसी को बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, V को ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इंटू आर लिख सकते हैं और फाई अपॉन आई तो हम ऑलरेडी यहाँ पे इस फॉर्मूले से लिख ही चुके हैं, तो ये बन जाएगा एन फाई अपॉन आई तो लिखेंगे एन ए बी डिवाइडेड बाई के इंटू आर। फाई अपॉन आई की जगह तो लिख दिया एन ए बी अपॉन के और आर पहले से है नीचे तो एन ए बी अपॉन के आर, ये बन गया फॉर्मूला। अब इसको देख के बताओ कि किस तरीके से आप वोल्टेज सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर की इंक्रीज कर सकते हो। तो एन ए बी इन तीनों को इंक्रीज करना है और K यानी कि टॉर्जनल कांस्टेंट और रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, ये जो कॉइल यूज की जा रही है उसका रेजिस्टेंस R, उसको आपको मिनिमम रखना है। ठीक है, तो उससे आप वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज कर सकते हो। तो ये तरीका है जिससे वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। आया समझ में, एक बार रिवाइज करवा देता हूं वापस।
देखो ये जो डिवाइस है ये किस चीज को मेजर करने के लिए डिजाइन किया हुआ है, वोल्टेज और करंट दोनों को मेजर करेगा, साथ में करंट की डायरेक्शन भी बताएगा। किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, तो टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड, इस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। जब भी आप किसी करंट कैरिंग कॉइल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा और इस प्रिंसिपल पे ये डिवाइस काम करेगा। क्या क्या चीजें इसमें लगी होती हैं, दो सर्कुलर मैग्नेट्स होती है जो एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती हैं, बीच में एक सॉफ्ट आयरन की कोर रखी होती है जिसके ऊपर कॉपर की एक वाइंडिंग की हुई होती है, ये कॉइल लपेटी हुई होती है, और साथ में एक स्प्रिंग लगी होती है, साथ में एक पॉइंटर होगा और एक स्केल होगा जिसके ऊपर हम रीडिंग्स को नोट कर पाएंगे। फिर जैसे इसको सर्किट में कनेक्ट करोगे, इस कॉइल में एक करंट फ्लो होगा, वो करंट क्या करेगा, एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा कॉइल के अंदर जो होगा NIAB, साइन थीटा तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा ना रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इसलिए साइन 91 हो गया, तो टॉर्क लगेगा NIAB, और इस टॉर्क की वजह से कॉइल घूमेगी जिससे स्प्रिंग में ट्विस्ट आएगा, है ना, और ट्विस्ट की वजह से ये जो स्प्रिंग है ये खुद भी एक टॉर्क अपने अंदर प्रोड्यूस करेगी इस स्प्रिंग को वापस से अपनी इनिशियल स्टेट में लाने के लिए, जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग टॉर्क। इस स्प्रिंग टॉर्क का फॉर्मूला होता है K इंटू फाई, K को क्या बोला जाता है, टॉर्जनल कांस्टेंट, ठीक है। फाई का मतलब है डिफ्लेक्शन जो इस कॉइल के अंदर आ रहा होगा। अब जैसे ही कॉइल मूव करेगी तो डिफ्लेक्शन यहाँ पे बढ़ता जाएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे डिफ्लेक्शन की वजह से जो टॉर्क यहाँ पे आपको मिलेगा स्प्रिंग के अंदर और जो टॉर्क यहाँ पे कॉइल करंट की वजह से प्रोड्यूस कर रही है वो आपस में बैलेंस हो जाएंगे, और जहां पे ये दोनों बैलेंस होंगे वहां पे पॉइंट रुक जाएगा या कॉइल रुक जाएगी। और क्योंकि ये दोनों बैलेंस हो चुके हैं, स्प्रिंग की वजह से लगने वाला टॉर्क और करंट की वजह से प्रोड्यूस होने वाला टॉर्क, तो दोनों को बराबर कर दिया, इससे फाई इक्वल टू आ गया NIAB अपॉन K, और इससे हमको ये समझ में आया कि जो फाई और आई है यानी कि डिफ्लेक्शन और करंट आउट दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना ज्यादा इस कॉइल में आप करंट फ्लो करोगे या सर्किट में अगर करंट ज्यादा होगा तो इस पॉइंटर में डिफ्लेक्शन भी ज्यादा आएगा या कॉइल में डिफ्लेक्शन भी ज्यादा आएगा, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन देख के हम करंट का मैग्नीट्यूड बता सकते हैं, डिफ्लेक्शन ज्यादा तो करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा, डिफ्लेक्शन कम तो करंट कम, ठीक है। फिर दो टाइप की सेंसिटिविटी हमने इसके लिए डिफाइन करी, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी का मतलब है करंट को मेजर करने के लिए कितना सेंसिटिव है डिवाइस। फॉर्मूला क्या होगा इसका, करंट डिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाय करंट, जिसको सॉल्व करने पे आएगा NAB अपॉन K इस फॉर्मूले से। और वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है फाई अपॉन V यानी कि डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्ट, और V को IR लिखोगे तो फाई अपॉन I की वैल्यू यहां से पुट करने के बाद में फॉर्मूला बनेगा NAB अपॉन KR। तो इस तरीके से आप वोल्टेज सेंसिटिविटी इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो अगर पूछी जाए तो, ठीक है। जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है उसके लिए हमने दो टाइप की सेंसिटिविटी कैलकुलेट करी थी, एक तो करंट सेंसिटिविटी और एक वोल्टेज सेंसिटिविटी। जो करंट सेंसिटिविटी है उसका फॉर्मूला क्या था, फाई अपॉन I, या फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा NAB अपॉन K। और जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है इसका फॉर्मूला था फाई अपॉन V, जिसको सॉल्व करने पे आया था NAB अपॉन K इंटू R, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है व्हाई शुड द स्प्रिंग और सस्पेंशन वायर इन ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैव ए लो टॉर्जनल कांस्टेंट, मतलब K की वैल्यू कम क्यों होनी चाहिए। अब देखो इन दोनों फॉर्मूलों के अंदर K अपॉन में लिखा हुआ है, K जितना कम रहेगा उतना ही करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। तो अगर आपको किसी भी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी इंक्रीज करनी है, मतलब आपको उसको ज्यादा सेंसिटिव बनाना है ताकि वो करंट या वोल्टेज की छोटे से छोटी वैल्यू को ज्यादा अच्छे से मेजर कर पाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें टॉर्जनल कांस्टेंट को मिनिमम रखना पड़ेगा, कम से कम रखेंगे ताकि करंट या वोल्टेज सेंसिटिविटी को इंक्रीज किया जा सके, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू फैक्टर्स बाय विच करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड। तो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या बताया आपको, करंट सेंसिटिविटी इक्वल्स टू फाई अपॉन I जो कि NAB अपॉन K के बराबर होती है। तो आप सोच के बताओ कि किस तरीके से आप करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हो किसी भी गैल्वेनोमीटर के लिए। देखो चार तरीके हैं जिनसे हम करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। पहला तरीका, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो कॉइल के अंदर, ए मतलब एरिया, कॉइल का एरिया बढ़ा दो, उससे भी करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर दो, मतलब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स यूज कर लो जिससे वो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे और आपको
करंट सेंसिटिविटी ज्यादा मिले। और के यानी कि टॉर्जनल कांस्टेंट, जो जिस स्प्रिंग से हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर जो कोर है या कॉइल है उसको लटकाते हैं, उसका टॉर्जनल कांस्टेंट आप कम से कम रखो। के की वैल्यू जितनी कम रहेगी करंट सेंसिटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो 4 तरीके हैं जिससे आप करंट सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 2 फैक्टर्स बाय विच वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड। वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है phi अपॉन वी, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा NAB अपॉन KR, इसके बराबर आता है। तो देखो 5 तरीके जिससे वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ाई जा सकती है। पहला तरीका नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करके, ए मतलब एरिया, कॉइल का एरिया इंक्रीज करके भी आप वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हो। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करके भी वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा जो टॉर्जनल कांस्टेंट है उसको कम करके वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हो। इसके अलावा जो कॉइल आप यूज कर रहे हो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर, उसका रेजिस्टेंस कम से कम रख के, यानी मिनिमम रेजिस्टेंस रख के आप वोल्टेज सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हो। देखो 5 तरीके हैं, इन 5 तरीकों से आप वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल आसान है एकदम।